नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण कुमार अमेठा। मैं एडिशनल डायरेक्टर के पद पर वाटरसेट डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की एक विधि, मिट्टी के चेक डैम, अर्दन चेक डैम या ईसीडी के बारे में इस स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ईसीडी कहाँ बनाई जाती है, क्या क्राइटेरिया होता है, किस जगह किस लैंड पे बनाई जाती है, ये हम समझेंगे। ईसीडी का निर्माण वहाँ किया जाता है जहाँ रील्स या गली का निर्माण अभी भी चालू ही हुआ या बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। ईसीडी निर्माण हेतु भूमि का ढाल 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होगा तो थोड़ा नाला वहाँ फॉर्मेशन ज़्यादा दिखेगा। जहाँ गली और रील्स बनना स्टार्ट ही हुआ है उस एरिया में ईसीडी का निर्माण किया जाता है। ईसीडी को अरेबल और नॉन अरेबल दोनों एरिया में हम बना सकते हैं। ईसीडी को सामान्यतः एक सीरीज में बनाना चाहिए ताकि एक ईसीडी और दूसरी ईसीडी के बीच में पानी की वेलोसिटी भी चेक हो जाए और सोइल का इरोजन भी चेक हो जाए। यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट ये एकदम आप देखेंगे कि ये रील्स अभी स्टार्ट ही हुआ है, बिल्कुल नाले का रूप नहीं लिया, तो ये एक तरह से ईसीडी बनाने के लिए एक सूटेबल साइट्स। ईसीडी बनाने के लिए हमें उसकी डिज़ाइन करनी पड़ती है, उसकी हाइड्रोलिक डिज़ाइन करनी पड़ती है, हाइड्रोलिक्स डिज़ाइन करनी पड़ती है, उसकी बंड की डिज़ाइन करनी पड़ती है, वेस्ट की डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो किन किन पैरामीटर्स की और किन किन वैल्यूज़ की हम कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें उस स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले पानी की मात्रा की गणना करनी है। पानी को एक सेफ डिस्पोजल देना है और सेफ डिस्पोजल देने के लिए बंड की या किसी भी स्ट्रक्चर की क्या साइज रहेगी ये हम अध्ययन करेंगे। ईसीडी में आने वाले यील्ड की गणना कैसे करेंगे यहाँ हम समझेंगे। यह एक रनऑफ कोफिशिएंट मैप है। इस रनऑफ कोफिशिएंट मैप में यह किसी हमने कोई ईसीडी का एक एरिया सेलेक्ट किया, मान लो यहाँ में ईसीडी बनानी है, तो ये पूरा इसका कैचमेंट एरिया आपको दिख रहा है। ठीक, यहाँ ये जो ब्लू लाइन है ये ड्रेन्स है। ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, ये जीआईएस लैब में कंटूर मैप से, उनकी सोइल की टोपोग्राफी से, सोइल के स्लोप से, सोइल के टेक्सचर से, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना आदि इन सभी लेयर्स को सुपर इम्पोज करके वेटेड कोफिशिएंट इस एरिया का जीआईएस लैब में हम सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज कोफिशिएंट हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो आपको एक मैप दिखाया गया है उसमें इस एरिया के लिए 0.75 रन ऑफ कोफिशिएंट कैलकुलेशन की गई है। इस एवरेज रन ऑफ कैलकुलेशन से हम यील्ड कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, वो आगे हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछली स्लाइड्स में दिखाया उस मैप से एवरेज रन ऑफ कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट कर ली। स्ट्रक्चर का जो एरिया है वो हम कंटूर मैप से या जीआईएस लैब में ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के बाद वहाँ कितना पानी आएगा, उस ईसीडी में कुल कितना यील्ड कितनी होगी क्यूबिक मीटर में, एवरेज रन ऑफ कोफिशिएंट उसको कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई किया, और जो वहाँ कितना रेनफॉल मीटर्स में कितना है, उस एरिया में कितना रेनफॉल, इजीली हम इससे ईसीडी में आने वाली यील्ड की गणना की जाती है। यील्ड की गणना करने का एक दूसरा मेथड है एम्पेरिकल फॉर्मूले से। मान लो उदाहरण के लिए जैसे 1 हेक्टर एरिया है, 1 हेक्टर का मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर। अगर उस एरिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल 580 mm है तो रेनफॉल को हमने मीटर में बदल लिया, 0.58 मीटर आ गया। रन ऑफ कोफिशिएंट के लिए जो एक स्टैंडर्ड टेबल है अलग अलग एरिया के लिए, उस एरिया से हम एवरेज रन ऑफ कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए कल्टिवेटेड लैंड ली है जिसमें वेजिटेटिव कवर और स्लोप से 0 से 5% है, और जो सैंडी-लोम टाइप की सोइल के लिए हम अगर गणना करेंगे तो यहाँ 0.30 रन ऑफ कोफिशिएंट लिया गया है। इसके आधार पर टोटल यील्ड हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सी जो रन ऑफ कोफिशिएंट है 0.30, रेनफॉल आपकी ये 0.58 मीटर, एंड टोटल जो एरिया स्क्वायर मीटर में है 10,000 स्क्वायर मीटर। इस 1 हेक्टर एरिया से ईसीडी में जो पानी बह के आएगा वो लगभग 1740 क्यूबिक मीटर आएगा।
तीसरा एक मेथड है जो स्ट्रेंथ टेबल की सहायता से हम यील्ड भी ज्ञात कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें सीधा इजीली हम ज्ञात कर सकते हैं कि गुड कैचमेंट के लिए, एवरेज कैचमेंट के लिए, बैड कैचमेंट के लिए एनुअल रेनफॉल के हिसाब से कितना रन ऑफ हमें मिल जाएगा। अब हमने यील्ड निकाल ली। यील्ड निकालने के बाद में हम पीक रेट ऑफ रन ऑफ निकालेंगे। पीक रेट ऑफ रन ऑफ निकाल हमें जरूरत पड़ती है रेस्टिवर की डिजाइन करने में, और फिर हम हाइड्रोलिक डिजाइन करेंगे। उसकी कहने का मतलब दो तरह की डिजाइन ईसीडी में या किसी भी स्ट्रक्चर में जिसमें रेस्टिवर या सेफ डिस्पोजल हमें करना है, वहाँ दो तरह की डिजाइन हम करेंगे, हाइड्रोलॉजिक डिजाइन और हाइड्रोलिक डिजाइन। हाइड्रोलॉजिक डिजाइन में पीक रेट ऑफ रन ऑफ एंड यील्ड निकालें, और हाइड्रोलिक डिजाइन में उसके स्ट्रक्चर के जो भी डायमेंशन है वो हम इसके निकालेंगे। तो पीक रेट ऑफ रन ऑफ निकालने के लिए हमें दो तरह के फॉर्मूले हम काम में लेते हैं। पहला फॉर्मूला है डिकन्स फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CA रेस्ट पावर 3/4। यह फॉर्मूला जहां कैचमेंट एरिया 1300 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है तो हम डिकन्स फॉर्मूला काम में लेते हैं, और अगर एरिया कैचमेंट एरिया आपका 1300 हेक्टेयर से कम है तो हम रेशनल फार्मूला काम में लेते हैं। रेशनल फार्मूला जो जनरली मोस्टली हम इसी फार्मूले को सारे स्ट्रक्चर्स में हम यूज करते हैं बट सोइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के, जिसमें Q फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CIA अपन 366। इसमें इन वैल्यूज या जो पैरामीटर्स है वो बड़े ध्यान देने योग्य हैं। C है रन ऑफ कोफिशिएंट, ये I इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन मिलीमीटर पर आवर, और एरिया है जो आपका इन हेक्टर है। ये थोड़ी कैलकुलेशन में हमें सावधानी रखनी है। रेशनल फॉर्मूला से पीक रेट ऑफ रन ऑफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालने के लिए हमें टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की गणना हम क्रिपिच फॉर्मूला से कर सकते हैं। TC इज इक्वल टू L³ डिवाइडेड बाई H अंडर द रूट। इससे हम TC की गणना करते हैं, जहां L जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल मीन्स जैसे हम चित्र से अगर समझे किसी एरिया से, तो यहाँ अगर आपकी रिज है, ठीक, यहाँ से कोई पानी आपके बहता बहता अगर आ रहा है और यहाँ अगर आप ECD बना रहे हैं तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर तक आने में जो लेंथ है उसको मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल, यहाँ से यहाँ तक जो पानी पहुँच रहा है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल होगी। ये हम आसानी से कंटूर मैप से या GIS से टूल से हम निकाल सकते हैं। सेकंड चीज जो आवश्यकता रहेगी इसके लिए H की आवश्यकता रहेगी। H मीन्स एलिवेशन डिफरेंस स्ट्रीम्स इन मीटर, मतलब एलिवेशन यहाँ का जो इस जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है उसका जो एलिवेशन है, जो लेवल है आपका, और यहाँ का जो लेवल है RL, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस ये आपके एलिवेशन डिफरेंस आएगा। और TC इज इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन मिनट। दूसरी चीज जो हम निकालेंगे इसकी कैलकुलेशन C की, जैसे फॉर्मूला जो आपके एक बार आपस देख लेते हैं हम, Q पीक रेट ऑफ रन ऑफ इज इक्वल टू Q बराबर CIA डिवाइडेड बाई 360। ए आपके पास उस कैचमेंट एरिया आपके पास ऑलरेडी है। C की वैल्यू यहाँ आगे हम फॉर्मूले में अभी उसको आगे देखते हैं। I की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसका एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू KT पावर X डिवाइडेड बाई D प्लस A टू द पावर N। I यहाँ आपके इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होगी सेंटीमीटर पर आवर। D और TC, D है ये रेनफॉल ड्यूरेशन है, रेनफॉल ड्यूरेशन कि वहाँ उस एरिया में रेनफॉल का क्या ड्यूरेशन रहता है। T है रिटर्न पीरियड इन ईयर्स, इस तरह की मैक्सिमम रेनफॉल किस ईयर में वापस रिपीट होगी, ये रिटर्न पीरियड है। K, X, A एंड N ये सारे कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग एरिया के लिए एक रेफरेंस टेबल में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक ये दूसरा मेथड आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालने के लिए
कुछ दो तरह के हैं। सीधा ही एक टेबल है जो नॉर्थ जोन के लिए, ये इसको रेफरेंस बुक से हम काम में ले सकते हैं। 1 घंटे की ड्यूरेशन के लिए, 5 वर्ष के रिटर्न पीरियड के लिए क्या इंटेंसिटी ऑफ रेन रहेगी। इसी तरह कोई 2 घंटे के ड्यूरेशन के लिए 25 साल के रिटर्न पीरियड के लिए क्या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रहेगी। ये इस टेबल का सीधा ही उपयोग करके इस टेबल से मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मिलीमीटर आवर में ले सकते हैं। तीसरा जो एक मेथड है, एक नोमोग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुक्स में और रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे। यहाँ एक बार है 3 तरह की बार है। एक बार में रिटर्न पीरियड इन ईयर्स, रिटर्न पीरियड कितना रहेगा उस रेनफॉल का। एक जो रेनफॉल ड्यूरेशन कितना है कि आवर्स में, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स में इस रेनफॉल का। और मान लो अगर रेनफॉल का रिटर्न पीरियड 10 साल है और रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है अगर 3 घंटे का है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को या इस बार को जहां ये कट होता है, यहां आपकी ये मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी इस नोमोग्राफ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सी की वैल्यू, सी मीन्स रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू हम इस टेबल से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये अलग अलग वेजिटेटिव स्लोप्स कवर्स जो दिखाएंगे, 3 तरह के 3 क्लासिफिकेशन आपको, वीड लैंड या फॉरेस्ट लैंड, पास्चर लैंड, कल्टीवेटेड लैंड, अलग अलग टाइप ऑफ सोइल, जैसे सैंडी लोम सोइल के लिए, क्ले एंड सिल्ट लोम के लिए और स्टीवी क्ले के लिए किस स्लोप पे कितना रन ऑफ कोफिशिएंट रहेगा। इन सबको अलग अलग एरिया को, मान लो कोई जैसे एरिया ये है अपना कैचमेंट एरिया किसी स्ट्रक्चर का, ये कोई फॉरेस्ट लैंड है, ये कोई पास्चर है, ये फिर फॉरेस्ट है, ये कल्टीवेटेड है। तो इन सब अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग रन ऑफ कोफिशिएंट की गणना अलग अलग इन सबको मल्टीप्लाइड करके और ऐड करके एक एवरेज वेटेड जिसे कोफिशिएंट कहते हैं वो अपन गणना कर सकते हैं। अब हमने उस स्लाइड में क्यू निकाल लिया। क्यू मीन्स पीक रेट ऑफ रन ऑफ। अब पीक रेट ऑफ रन ऑफ की आवश्यकता हमको कहाँ पड़ेगी? पीक रेट ऑफ रन ऑफ की आवश्यकता हमें वेस्टवेयर की डिजाइन करने में। अब वेस्टवेयर की डिजाइन करने के लिए वेस्टवेयर में क्या, या तो लंबाई और उसके ऊपर बहने वाले पानी, 2 की कैलकुलेशन हमें करनी है। जनरली हम स्ट्रक्चर्स में किसी एक पैरामीटर्स को हम फिक्स करते हैं और दूसरा पैरामीटर हम ज्ञात करते हैं। यहाँ अगर हम वेयर की लंबाई तय कर लेंगे तो हम वेयर के ऊपर बहने वाले डेप्थ ऑफ फ्लो की हम कैलकुलेशन करेंगे, और अगर हम एच को फिक्स कर देंगे तो हम वेयर की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। यहाँ हमने एल को फिक्स किया तो वेयर के ऊपर बहने वाले पानी की गणना H इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1.71 मल्टीप्लाइड बाई एल रेस्ट टू द पावर 2/3। इससे हम डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर वियर निकाल लेंगे। डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर जो हम गणना कर रहे हैं उसमें एक राइडर एक हाइट ऑफ हेड वाल या जो FTL है उसकी 0.4 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लो ओवर के ऊपर फ्री बोट की गणना करनी है। फ्लो ओवर रहती है फ्री बोट, क्योंकि फ्री बोट की गणना हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, F इज इक्वल टू 1.5 HW। HW क्या है? HW ज्ञात करने के लिए 0.014 DF रेस्ट टू द पावर हाफ या अंडर रूट हाफ। HDF क्या है? फेच लेंथ इन मीटर। फेच लेंथ हमने टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम फेच लेंथ हमने पहले कैलकुलेट कर ली, और HW वेव हाइट इन द मीटर। HW यहाँ वेव हाइट इन मीटर्स है। हवा या हवा के चलने से जो इंपाउंडिंग जो पानी है वो कितना बंड के ऊपर उठ सकता है उसकी गणना इससे की जाएगी, और वो 1.5 H से मल्टीप्लाई करके फ्री बोर्ड की कैलकुलेशन हम करते हैं। हम एल या एच की गणना के उपरांत हम जो डिजाइन करेंगे उसमें हम तय कर सकते हैं कि साइड वेस्टवेयर बनाना है,
सेंट्रल वेस्टर बनाना है या पाइप वेस्टर बनाना है। अब ईसीडी की डिजाइन कैसे की जाए? ईसीडी की डिजाइन करने के लिए सबसे पहले जहां हमको ईसीडी बनानी है उसका एल सेक्शन चेनेज वाइज हमको ज्ञात करना है। इस क्रॉस सेक्शन में हमने ये शो किया है कि अगर यहाँ ईसीडी बनानी है, ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है ये है यहाँ ईसीडी के वर्तमान बंड के लेवल से, ये लेवल। अब हमने यील्ड निकाली, यील्ड निकालने के बाद में उस ईसीडी में हमें कितना पानी भरना है, तो ये जो लेवल दिखा रहा है उदाहरण के लिए 99.5, ये आपके एफटीएल कि यहां तक हम पानी भरेंगे। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन आपको एचएफएल है। एचएफएल का मतलब हाई फ्लड लेवल। और ये येलो जो आपको दिख रहा है ये आपके टीबीएल है, टॉप बंड लेवल। एफटीएल में डेप्थ ओवरफ्लो जोड़ा और उसमें फिर आपके फ्री बोर्ड जोड़ा, तो टीबीएल की कैलकुलेशन हो गई। एक जनरल फॉर्मूला है, सब स्ट्रक्चर्स में इसे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब बंड का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हम जनरली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो स्लोप से बंड का वो 2:1 से ज़्यादा नहीं रखा जाना चाहिए। हाइट ऑफ बंड अलग अलग चेनेज के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करनी है थोड़ा उदाहरण के लिए समझते हैं हम। मान लो ये आपके ये कहीं ईसीडी इस तरह की आपकी बनानी है। अब हमने एफटीएल तय कर लिया, कितना एफटीएल तक हमने निर्धारित कर लिया भाई एफटीएल कितना रहेगा, फ्री बोर्ड प्लस डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर जोड़ के। अब यहाँ से अब ये एक बार एफटीएल का ये आपके ये लेवल आ गया, ये एफटीएल। तो यहाँ से ये इसकी हाइट डिफरेंट आएगी, फिर अगले चैनल पे इसकी हाइट डिफरेंट आएगी, अगले चैनल पे इसकी हाइट डिफरेंट आएगी, यहाँ अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी और यहाँ, और एक क्षेत्र में जाके बिल्कुल ये इस पे यहाँ बिल्कुल लेवल टॉप लेवल और टीबीएल और लेवल बराबर सा हो जाएगा। इस तरह यहाँ भी हाइट आपकी बिल्कुल ये H1 मान लो, H1 H2 H3 H4 ये आएगी। मैक्सिमम हाइट हम जनरली ईसीडी में 1.5 मीटर से टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब टोटल हाइट ऑफ बंड है ये, मैक्सिमम हाइट का टोटल हाइट ऑफ बंड जिसमें डेप्थ और फ्लो फ्री बोर्ड और एचएफएल शामिल है। इसके आधार इसी स्लोप्स और इसके आधार पर बेस विड्थ और टॉप विड्थ हम 0.5 मीटर इसकी जनरली लेते हैं। ये टॉप विड्थ हमने अभी पिछली वाली स्लाइड्स में देखा कि टॉप विड्थ 0.5 मीटर है। बेस विड्थ निकालने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला है, टॉप विड्थ में अप स्ट्रीम स्लोप और उसकी हाइट को, डाउन स्ट्रीम स्लोप उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के इस तरह के हम बेस विड्थ हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अर्दन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसकी स्टेबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो सीपेज लाइन चेक या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चेक, ये बहुत ही आवश्यक है कि स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। यहाँ आपको अलग अलग सोल्स के लिए सीपेज लाइन का ग्रेडियंट ये आपको एक स्टैंडर्ड टेबल्स में यहाँ शो किया गया है अलग अलग सोल्स के लिए। मान लो हम अपने ईसीडी किसी सैंडी लॉम सोइल में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम 5:1 का सीपेज लाइन का स्लोप हम जब चेक करेंगे तो ये कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये सीपेज लाइन चेक करते वक्त एफटीएल जो है ये आपका फुल टैंक लेवल जो है, फुल टैंक लेवल से ये यहाँ से जो मॉइस्चर आएगा वो बिल्कुल इस तरह का रहता है कर्व सा। ये यहाँ एफटीएल लेवल से डाउन स्ट्रीम साइड के बंड जहाँ ये क्रॉस करती है लाइन, ये लाइन इसके टो से 1 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये 1 मीटर से ये जो गैप है या जो डिस्टेंस है 1 मीटर से अधिक होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट है वाटर से डिपार्टमेंट की water.rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं और ये जो रेफरेंसेस हैं इनसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।